अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। जो हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखें, जैसे स्टूडेंट मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है तो मुझे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है। मतलब ये कि देखें, मैं जैसे आपसे मुखातिब हूँ तो मैं उर्दू लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश को यूज़ कर सकता हूँ, मैं पंजाबी लैंग्वेज को यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर हमने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर हमारे पास क्या हुई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ द बेसिकली वे फॉर राइटिंग द प्रोग्राम्स। यानी कि देखें ना, अगर हमने कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, कंप्यूटर में हमने किसी किस्म के भी टास्क को, किसी किस्म के भी फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें लिखने पड़ते हैं प्रोग्राम्स, यानी कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है। तो हम उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो बच्चों हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वे है जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम को राइट करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। देन हमारे पास आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक हमारे पास होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ये बेसिकली अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ, तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ये आपको हाई लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करती है। ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल। और जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, मशीन डिपेंडेंट। मतलब ये कि आप जब कभी भी जब हम जो हमारी पास्ट यानी कि जो पुराना वक्त था जब स्टार्ट थी कंप्यूटर की हिस्ट्री, तो उस वक्त जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते थे वो सब के सब मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। मशीन लैंग्वेज जो कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, तो वो मशीन पे डिपेंड करती है। यानी कि उसमें हमें देखना पड़ता था कि हमारा हार्डवेयर कौन सा है, उसमें हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी हमें ज़रूर चेक करनी पड़ती थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। तो अभी हमने ये बात कर ली कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स होती हैं बच्चों। एक हमारे पास होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक हमारे पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल की फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होगी मशीन लैंग्वेज और एक हमारे पास होती है असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज देखें जैसे हर एक इंसान की जैसे एक मादरी ज़ुबान होती है, सिमिलरली कंप्यूटर की अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मादरी ज़ुबान है, वो उसकी मशीन लैंग्वेज होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, यू कैन से दैट द मशीन लैंग्वेज इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। Machine language it is the native language of the computer and for the machine language we do not need any language translator। देखें ना, अगर मेरी एक ज़ुबान उर्दू है या मेरी एक ज़ुबान पश्तो या पंजाबी है मादरी ज़ुबान, तो मुझे अपने लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली चूँकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, तो इसलिए इसके लिए किसी किस्म के भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि इसके लिए हम कोई कंपाइलर, कोई इंटरप्रेटर, कोई असेंबलर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी तक मैंने इसमें एक बता दिया, एक तो ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है और सेकंड कि इसमें किसी किस्म के भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड वन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द 1 and 0, यानी ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म में होती है। यानी कि हम जितनी भी इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में राइट करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी फॉर्म का मतलब कि वो 1 and 0 की फॉर्म में होती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि हम इसमें जो प्रोग्राम राइट करते हैं वो 1001010 की फॉर्म में प्रोग्राम को लिखा जाता है। लेकिन चूंकि 1 and 0 की एक लॉन्ग सीक्वेंस को ह्यूमन बींग्स के लिए रिमेंबर करना मुश्किल होता है। तो यानी इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर रिमेंबरिंग द लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द 1 and 0। यानी जो मशीन लैंग्वेज में हम 1 and 0 चूँकि इसको ये फॉलो करता है जो इसकी नेटिव लैंग्वेज है, तो उसको रिमेंबर करना ह्यूमन बींग्स के लिए मुश्किल होता है। तो इस
इसलिए फिर क्या किया जाता है कि इसमें जो हम प्रोग्राम को अब देखिए ये तो इसकी बेसिक चीज़ें आ गई हैं कि एक तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की नंबर 1 नेटिव लैंग्वेज होती है, नंबर 2 नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ ये हमारे पास जो है वो इसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, ये 1 and 0 की फॉर्म में होती है। और देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स, इसको लिखना आसान नहीं होता, ये कम्प्लेक्स होती है। देन इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे तो ये काफ़ी टाइम लेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसके साथ साथ अगर इसमें कोई एरर आ जाता है, इसमें कोई बग आ जाता है, तो किसी भी एरर्स को इसमें फाइंड करना, यानी इसमें एरर्स को डिबग करना, वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिबग। और इसके साथ साथ जो है वो बाकी यही हमारे पास मशीन लैंग्वेज के बारे में जो डिटेल थी वो मैंने को गाइड कर दी है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। देखिए जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मशीन लैंग्वेज थी इसमें हम यूज़ करते हैं 1 and 0 की लॉन्ग सीक्वेंस, 1 and 0 की लॉन्ग सीक्वेंस। तो 1 and 0 की लॉन्ग सीक्वेंस को ह्यूमन बींग्स के लिए रिमेंबर करना मुश्किल है। तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया है कि जो 1 and 0 की लॉन्ग सीक्वेंस है, यानी जो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन, उसको रिप्लेस किया जाता है इंग्लिश लाइक वर्ड्स के साथ। किससे रिप्लेस किया जाता है? इंग्लिश लाइक वर्ड्स के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स के साथ जो रिप्लेस किया जाता है उनको हम शॉर्ट नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक लॉन्ग सीक्वेंस को हम शॉर्ट नेम्स कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड से। और ये शॉर्ट नेम्स होते हैं जिसको हम निमोनिक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? निमोनिक्स का नाम देते हैं। यानी इसमें जो वर्ड हम यूज़ करते हैं निमोनिक्स, इसमें जो एम है वो साइलेंट है, प्रोनाउंस जो होगा ये निमोनिक्स होगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैं आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज में किसी किस्म की भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की तो इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर की कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए इसके लिए जो हम ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे वो हमारे पास होता है असेंबलर। कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे इसमें? असेंबलर। असेंबलर क्या ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो किसी भी असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करवा देगा? मशीन लैंग्वेज में। तो ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन था। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको बता देता हूँ आपको। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि हम एक 1 and 0 की जो लॉन्ग सीक्वेंस होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड्स के साथ। और इस इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो होते हैं ये शॉर्ट नेम्स होते हैं, और इन शॉर्ट नेम्स को हम निमोनिक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? निमोनिक्स का। और चूँकि असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होती, नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, तो इसके लिए फिर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। और वो कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे? असेंबलर। और असेंबलर क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। देन वन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली इट इज़ you can say that in the high level language the instruction are resemble with the English like language। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किससे मुशाहबत रखती है या किससे सिमिलैरिटी रखती है? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के साथ। तो इसी वजह से हम इसको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। और सेकंड, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं इनमें हम फॉलो करते हैं साइंटैक्स। किसको फॉलो करते हैं? साइंटैक्स। यानी कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पास्कल हो, फोर्ट्रान हो, कबोल हो, विजुअल बेसिक हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उनमें हम किसको फॉलो करते हैं? साइंटैक्स। साइंटैक्स क्या होता है? देखिए साइंटैक्स बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनको हम साइंटैक्स का नाम देते हैं। द ग्रामेटिकल रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड द साइंटैक्स ऑफ द दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल। तो यानी कि आप इसमें याद रखिएगा कि अगर एक हम प्रोग्राम राइट करते हैं, अगर उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है, तो अगर उसमें कोई एरर आएगा तो उस एरर्स को हम कैसे रिमूव कर सकेंगे? उस एरर्स, जब एक प्रोग्राम में एरर आएगा तो हमें उस एरर्स को रिमूव करना ज़रूरी है। यानी हम देखेंगे कि वो प्रोग्राम उस साइंटिस्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर फॉलो कर रहा है तो देन इट्स मीन कि फिर उसमें एरर नहीं होगा। अगर एरर है तो उसको साइंटिस्ट एरर को हम रिमूव करेंगे और देन इस तरीके से हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली एक जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, एक उसकी आउटपुट आ पाएगी।
देन ये तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन था। अब इसकी जो एग्जांपल जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान, कबोल, और ये सब डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि सी प्लस प्लस जो है, अगर आपने कोई भी सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अगर आपने नेटवर्किंग करनी है तो उसके लिए आप जावा लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने जो है वो कोई कबोल को लैंग्वेज जो होती है, अगर आपने कोई बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन बनानी है तो आप कबोल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। देन इसकी आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखें, जो हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये इसमें सबसे पहले ये बात होती है, अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के साथ, ये एक तो इट इज़ अ वेरी इजी टू राइट द प्रोग्राम इन द हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना आसान होता है। इट इज़ अ इजी टू डिबग, इसमें से एरर्स को रिमूव करना आसान होता है। और इसके अलावा ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि इसमें ये किसी मशीन पे डिपेंड नहीं करती। हम हार्डवेयर को देखते ही नहीं है, जैसे कि बताया था आपको कि लो लेवल लैंग्वेज में हम हार्डवेयर को देखते हैं कि हमारा हार्डवेयर कौन सा है, लेकिन जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसमें हम हार्डवेयर नहीं देखते कि हार्डवेयर क्या है, ये किसी भी मशीन पे प्रोग्राम को रन कर सकती है सिंपली। तो ये हमारा आज का जो पहला टॉपिक था ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसकी दो टाइप्स थी, लो लेवल, हाई लेवल। फर्दर इसकी हमने डिटेल डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक इज अ कॉमन प्रोग्रामिंग एरर। देखिए, एक जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो उसमें एरर्स आते हैं, उस एरर्स को हम बग्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बग्स का नाम देते हैं। और अगर हम उसी प्रोग्राम में उस बग्स को, उस एरर्स को फाइंड करते हैं और फाइंड करने के बाद रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिबगिंग का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? डिबगिंग। बेसिकली हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर तीन तरह के एरर्स आ सकते हैं। सबसे पहला जो एरर होता है वो हमारे पास होता है सिंटैक्स एरर। सेकंड वन इज़ अ रन टाइम एरर। लास्ट वन इज़ अ लॉजिकल एरर। तो यानी कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसमें तीन तरह के एरर्स हमारे पास आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ सिंटैक्स एरर, सेकंड वन इज अ रन टाइम एरर, एंड लास्ट वन इज अ या थर्ड वन इज अ लॉजिकल एरर। जो हमारे पास सिंटैक्स एरर होता है ये उस वक्त अकर होता है जब आपका प्रोग्राम एक या एक से ज़्यादा ग्रामर के रूल की वायलेशन करता है। मतलब कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हर हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि उसमें जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हर एक का सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या बताया था? ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर के रूल्स। तो अब देखें, ये सिंटैक्स एरर उस वक्त अकर होगा जब उस लैंग्वेज के वो ग्रामर की रूल की वायलेशन करता है। यानी सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम वायलेट वन और मोर देन वन ग्रामेटिकल रूल ऑफ दैट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल देखें, आपको पता है कि सी लैंग्वेज में जितनी भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, हर प्रोग्राम की जो भी स्टेटमेंट्स होती है उसके एंड पे हम सेमीकोलन लिखते हैं। यानी कि अब अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है और उसकी स्टेटमेंट के एंड पे आपने सेमीकोलन नहीं लिखा, भूल गए हैं, कोई भी गलती आप बाय मिस्टेक आप नहीं लिख पाए, तो फिर जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, क्योंकि ये जो एरर होता है ये कंपाइलेशन के दौरान आता है, जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और आपने बाय मिस्टेक सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ था, तो देन वो कौन सा हमें एरर जो है वो शो करेगा? सिंटैक्स एरर, मिसिंग सेमीकोलन का। इसी तरह आप देखो, आपको पता है कि सी लैंग्वेज में हम जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी वेरिएबल को विदाउट डिक्लेरेशन यूज़ करते हैं, तो यानी डिक्लेयर नहीं किया, वैसे ही उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो देन वो कौन सा एरर आपको देगा? सिंटैक्स एरर देगा। तो यानी सिंटैक्स एरर बेसिकली ये ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, यानी कि उस लैंग्वेज के जो ग्रामर के रूल की वायलेशंस होती हैं वो सिंटैक्स एरर की वजह से ही, यानी कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये एरर आपके पास आएगा। नेक्स्ट वन इज अ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ये होता है कि जब आप आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि वो कोई इल्लीगल ऑपरेशन परफॉर्म करे।
यानी कि जैसे कि डिवाइडिंग नंबर बाय द ज़ीरो। अब देखो आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 2 है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करवाते हैं तो जो आंसर है वो आ जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, ये डिफाइनेबल वैल्यूज़ नहीं होती। तो इसी तरह रन टाइम एरर ऐसा एरर होता है जब आप व्हेन एवर यू राइट द प्रोग्राम एंड दैट प्रोग्राम डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम इल्लीगल ऑपरेशन, कि वो प्रोग्राम कंप्यूटर को कहेगा कि कुछ इल्लीगल ऑपरेशन को परफॉर्म करो, तो जब वो एरर आएगा तो ऐसे एरर्स को हम रन टाइम एरर्स कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि आप किसी भी नंबर को जब 0 पे डिवाइड करवाएंगे तो वो एक ऐसी वैल्यूज़ देगा, इन्फिनिटी जैसी वैल्यूज़ देगा। इसका मतलब है ये वैल्यू डिफाइनेबल नहीं है। तो ये एरर्स हमारी एग्जीक्यूशन के दौरान हम इसको देखते हैं। जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस वक्त ये एरर हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट वन इज़ अ लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स बेसिकली ये हमारे पास ऐसे एरर्स होते हैं जब आपका प्रोग्राम किसी भी फॉल्टी एल्गोरिथम को फॉलो करता है, यानी लॉजिकल एरर्स अकर व्हेन योर प्रोग्राम फॉलो द रॉन्ग एल्गोरिथम और फॉल्टी एल्गोरिथम और रॉन्ग लॉजिक्स, यानी कि जब उसमें आपके प्रोग्राम के अंदर फार्मूला ही गलत है, जब आपके प्रोग्राम के अंदर लॉजिक ही गलत है, तो वो कौन सा फिर एरर हमें उस प्रोग्राम में आएगा? लॉजिकल एरर। अच्छा, ये जो लॉजिकल एरर्स होते हैं, अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं सिंटैक्स और रन टाइम एरर के साथ, तो इन दोनों के कंपैरिजन में इस एरर्स को फाइंड करना, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? कि इसमें आप फार्मूला कोई भी लिख दें। देखिए ना, जैसे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, फिर आपको ये बात इसके बारे में क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए, मैंने 3 स्टूडेंट्स के नंबर का मैंने एवरेज फाइंड आउट करनी है। और जैसे कि आपको पता है कि किसी भी अगर आपने किसी भी नंबर की या कितने 2-3 स्टूडेंट जितने भी आपके वो रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। मैं फॉर एग्जांपल इस केस में 3 स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, जिनको मैंने एक्स वाई जी के जो है वो से डिनोट किया हुआ है। अब आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है कि तीनों को आप सम करेंगे और जितनी उसकी तादाद उस पर डिवाइड करवा देंगे, यानी कि तीनों को सम करेंगे 3 पे डिवाइड करवा देंगे। लेकिन इस केस में देखो मैंने क्या लिखा है 2। अब देखो 2 के साथ भी ये फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 के साथ भी ये फार्मूला क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन वो आंसर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि मैंने अपने फार्मूले का एल्गोरिथम या मैंने उसकी लॉजिक गलत यूज़ की है। तो लॉजिकल एरर्स मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ये उस वक्त एरर अकर होता है जब आप किसी भी रॉन्ग एल्गोरिथम, रॉन्ग लॉजिक या फिर रॉन्ग फार्मूले को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पे 2 की जगह पे हमने 3 लिखना है, ये तो एक चीज़ होगी। अब देखिए, किसी भी लॉजिकल एरर को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है बाय टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। आप उस प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि इसमें जो आंसर आ रहा है वो आंसर नहीं जो हमें चाहिए। एक यानी कि टेस्टिंग, और दूसरा आप बाय लुकिंग दी आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। एक तो आप अपने प्रोग्राम की आउटपुट को देख के और एक उसकी टेस्टिंग के थ्रू आप इस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 कॉमन प्रोग्रामिंग एरर थे: रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। नेक्स्ट वन इज़ अ स्टेप फॉर राइटिंग द प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज। देखें, मैंने अगर सी लैंग्वेज, चूँकि हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सब कुछ हमने सी लैंग्वेज से रिलेटेड हमने पढ़ा है, तो किसी भी सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने प्रोग्राम को राइट करना है तो उसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप होता है यू एंटर द प्रोग्राम, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम को लिखेंगे और लिखने के बाद उसको सेव करेंगे। जब हम सेव करेंगे तो वो बन जाती है सोर्स फाइल। क्या बन जाती है? सोर्स फाइल। और उस सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर। क्या यूज़ करते हैं? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करेगा? इस सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा। अगर सक्सेसफुल हो जाती है, यानी अगर इसमें कोई भी एरर नहीं आता इस सोर्स फाइल में, तो वो उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट फाइल में। लेकिन अगर वो फेल हो जाती है, यानी उसमें जब उस सोर्स फाइल को कंपाइलर ने कंपाइल किया और वो उसको कंपाइल करने में फेल होगी क्योंकि उसमें कुछ एरर्स थे, तो वो क्या करेगा? वो तमाम एरर लिस्ट डाउन कर देगा, फिर उन सिंटैक्स एरर को, उन एरर्स को करेक्ट करेगा और करेक्ट करने के बाद उस फाइल को दोबारा से रिवाइज करेगा और दोबारा से कंपाइल करेगा। ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उस प्रोग्राम में से तमाम एरर्स ख़त्म नहीं हो जाते। और फिर हमारे पास ये अब फॉर एग्जांपल ये सक्सेसफुली तमाम एरर इसमें से रिमूव हो चुके हैं और ये फाइल सक्सेसफुली बन गई है ऑब्जेक्ट फाइल। अब हमने क्या करना है? अब हम यूज़
यूज़ करेंगे लिंकर। लिंकर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट फाइल को दूसरी लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करेगा, जो एडिशनल नेसेसरी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। और जब वो लिंक करेगा तो वो ऑब्जेक्ट फाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल में, और फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर मेमोरी में लोड करेगा और एग्जीक्यूट करवा देगा। इस तरीके से हमारे पास एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास उस प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी। यानी सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखते हैं, लिखने के बाद सेव करने के बाद वो बन जाती है सोर्स फाइल। जब सोर्स बनेगी, कंपाइलर उस सोर्स को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में अगर उसमें कोई एरर नहीं है, और फिर उस ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए लिंकर उस ऑब्जेक्ट फाइल को बाकी जो एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं उनके साथ लिंक करेगा, और फिर इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर अपनी मेमोरी में लोड करेगा, और जब लोड हो जाएगी उस तरीके से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास प्रोग्राम की आउटपुट सामने आ जाएगी। तो ये हमारे पास किसी भी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में राइट करने का, उसको एग्जीक्यूट करने के ये स्टेप्स थे। लास्ट वन टॉपिक इज द हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज। अब देखिए कंप्यूटर की अगर सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सी लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है, सी लैंग्वेज को सबसे पहले जो 1972 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था डेनिस रिची, तो 1972 में डेनिस रिची ने एक लैब थी AT&T बेल लैब। तो यानी कि सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय दी डेनिस रिची इन 1972 एट AT&T बेल लैब्स इन अमेरिका। तो ये मतलब कि सबसे पहले इसको डेनिस रिची ने बनाया, और ये जो हमारे पास सी लैंग्वेज थी इसको ड्राइव किया गया था अर्लियर लैंग्वेज बी लैंग्वेज से। यानी कि ये किससे ड्राइव की गई थी, बी लैंग्वेज से। और बी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, बी लैंग्वेज वाज डेवलप बाय दी केन थॉमसन इन 1969 टू द 70। यानी इस ड्यूरेशन में जो है वो केन थॉमसन ने जो है वो इस बी लैंग्वेज को बनाया। और जो हमारे पास सी लैंग्वेज का अर्लियर वर्जन जो था उसको हम KNR का नाम देते थे, यानी कार्निगन एंड रिची वर्जन। क्या उसका नाम था, कार्निगन एंड रिची वर्जन। और लास्ट वन ये किस लिए यूज़ होती थी, सी लैंग्वेज जो थी, जैसे कि मैं आपको पहले भी यहाँ पे भी बता चुका हूँ कि अगर आपने कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता रहा। तो सी लैंग्वेज वाज यूज फॉर राइटिंग द सिस्टम प्रोग्राम अंडर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ये यूज़ करता था और उसको यूज़ करते हुए जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को राइट करता था। और लास्ट वन फिर एक आंसी थी, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स है, उसने एक सी लैंग्वेज का जो है वो वर्जन बनाया था जिसको हम आंसी सी का नाम देते हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर द सी लैंग्वेज। तो ये सब कुछ हमारे पास सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे था। तो मैंने आपको बता दिया कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री में सबसे पहले जो सी लैंग्वेज थी उसको किसने बनाया था, डेनिस रिची ने 1972 में AT&T बेल लैब्स में। और ये किससे ड्राइव की गई थी, बी लैंग्वेज से ड्राइव की गई थी। और बी लैंग्वेज को किसने बनाया था, केन थॉमसन ने बनाया था। और कब बनाया था, 1969 से 1970। और इसका जो अर्लियर वर्जन था इसको हम KNR कार्निगन एंड रिची वर्जन कहते थे। और इसके साथ जो है वो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अंडर या यूनिक्स ऑपरेटिंग लिखने के लिए हमें यूज़ होती थी। तो आज हमने देख लिया लेक्चर नंबर 1 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एरर्स, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एरर्स आते हैं वो कौन कौन से हैं। थर्ड वन इज़ द स्टेप फॉर राइटिंग द प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज, एंड लास्ट वन इज़ द हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच।